चैनल नेम फिजिक्स वाई 36 और बेटा देखो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो में फ्रिक्शन घर्षण बल। ठीक है देखो बेटा देखो तो बेटा इसमें फ्रिक्शन वाले टॉपिक में सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है ना। फ्रिक्शन के बारे में समझना है तो सबसे पहले ओल्ड व्यू का मतलब है पुराना विचार क्या था। पुराना विचार था ओल्ड व्यू ये है कि जो दो संपर्क सतहों बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पैदा होता है खुरदरेपन से, खुरदरेपन, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं ड्यू टू रफनेस, क्लियर है ना, ड्यू टू रफनेस। बैटर्स करेंगे चलो जैसे बना ड्यू टू रफनेस बेटा। और आजकल का विचार क्या है, मॉडर्न व्यू। आजकल साइंटिस्ट मानते हैं इसको आधुनिक मत, आधुनिक। इसमें साइंटिस्ट मानते हैं क्या चीज कि जो फ्रिक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल। अब ये होता क्या है कि जब दो सतह या जब दो सरफेस जैसे ए और बी है ना, अगर कांटेक्ट में आती है तो इनके एटम मतलब परमाणु और अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतरा अणु बल या फिर विद्युत चुंबकीय बल। और विद्युत चुंबकीय बल अटैच होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों के एक्सचेंज होने से। तो यहाँ पर इसको आजकल हम मानते हैं विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे ये अगर तुम्हारे पास में ये कोई सतह है और दूसरी यहाँ पर है कोई, ठीक बात, इसका मास क्या mg है तो इसका वेट आएगा mg। तो ऊपर की ओर जैसे ये बॉडी और ये b है तो a का b पर फोर्स आएगा इसका वेट mg, तो b का a पर फोर्स आएगा ऊपर की ओर r या फिर n। और ये जो r या n है ये होती क्या है, इसको बोलते हैं अविलंबवत, लंबवत प्रतिक्रिया बल, ठीक है भैया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब बेटा इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और घर्षण बल के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है, ऑलवेज। अगर आपने कहा कि जो फ्रिक्शन जो है, जो घर्षण है, फ्रिक्शन अपोज द मोशन, तो ये कहना गलत है। मतलब घर्षण जो है वो गति का विरोध नहीं करता, बशर्ते आपको कहना पड़ेगा फ्रिक्शन अपोज द मोशन से पहले एक वर्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे, रिलेटिव मोशन। इसको बोलते हैं सापेक्ष, सापेक्ष। अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के सापेक्ष, अगर एक सतह दूसरे सतह के सापेक्ष अगर गति में आती है तो वहां पर उन दोनों के बीच में घर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। और ये चीज बेटा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि इस वाले डायग्राम को अब ये क्या है बेटा, देखो यहाँ पर ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराणु बल,
और इधर क्या है, अणुओं के या परमाणु के बीच की दूरी है। ठीक है बेटा, तो इस वाले ग्राफ को ध्यान रखो हमेशा। ये आपका इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन सब में काम आता है। अब ये जो दूरी होती है यहाँ पर, ये होती है 3.5 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट। इस दूरी को हम बोलते हैं साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर दो अणुओं के बीच की दूरी इतनी हुई, ये अणु है यहाँ पर एक, तो एक अणु को हम मानते हैं ओरिजिन पर और दूसरा यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब इन दोनों के बीच की दूरी 3.5 एंगस्ट्रॉम होगी तो इनके बीच में कोई बल नहीं होगा। इस दूरी को हम बोलते हैं साम्य दूरी। इससे ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, और इससे अगर दूरी कम हुई तो प्रतिकर्षण बल। ठीक है बेटा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका मान बढ़ता जाएगा और एक पर्टिकुलर दूरी पर जाकर के इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। इससे आगे अगर तुमने दूरी बढ़ाई तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और अप्रोक्सीमेट 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम पे जा करके ये इनके बीच का जो बल है वो अप्रोक्सीमेट विल बिकम 0, लगभग। ठीक है भैया। अब इसमें क्या है कि ये जो आकर्षण बल है ये दूरी की 7वीं घात के हिसाब से बढ़ता है, और इधर क्या है ये प्रतिकर्षण, मतलब इधर अट्रैक्शन है, उधर कौन सा है, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। ये दूरी की 10 मतलब r की पावर जो होती है वो घात कौन सी होती है, 9 पावर के हिसाब से बढ़ता है, बहुत फास्ट। अब देखो बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि घर्षण बल क्या है। आजकल का जो आजकल का विचार है, आधुनिक जो मत है वो क्या है कि घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब पहले साइंटिस्ट इस चीज को मानते थे कि जो घर्षण बल होता है वो खुरदरेपन से आता है, मतलब जो सरफेस चिकनी होगी, स्मूथ होगी, उसमें घर्षण बल नहीं होगा। लेकिन ये बाद में जब कई ऐसे इवेंट या कई ऐसे एविडेंस आए इस ये वाला जो फैक्ट था इसको हटाना पड़ा, और आधुनिक जो विचार है वो ये है कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है, मतलब घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल, फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसके बाद में फिर आया पॉइंट की, चलते हैं यहाँ से। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा, वो क्या समझना है आपको, अविलंबवत प्रतिक्रिया बल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब इसको समझना अच्छे से। अगर कागज कहाँ है, कागज तो मैं यहाँ पे बताता हूँ R या फिर N के बारे में। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अगर दोनों ही सरफेस कैसी है बेटा, हॉरिजॉन्टल है ऐसे करके, इसका मास mg तो इधर mg भाई, ऊपर r, तो यहाँ से r इज इक्वल टू mg है। इस वाले केस में r इज इक्वल टू mg होगा, लेकिन सभी केस में r इज इक्वल टू mg नहीं होता। अगर ये वाली सतह अगर इंक्लाइंड हुई, इंक्लाइंड का मतलब है आनत थीटा पर झुकी हुई, तो इस वाले केस में अगर बॉडी यहाँ पर है सर, तो यहाँ पर इधर वर्टिकल डाउनवर्ड, जो बाहर जो होता है वेट जो होता है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है, ऊर्ध्वाधर। तो इसका बेटा यहाँ पर अब इसमें जो R आएगी, अगर आपने R को इधर बना दिया तो ये गलत है बेटा। इसका मतलब क्या, अविलंबवत प्रतिक्रिया बल, इसको समझना है तुम्हें। जो सतह दोनों कांटेक्ट में है, जो सरफेस कांटेक्ट में है, जिस जगह पर ये कांटेक्ट में उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है हमेशा R। इसमें R ऐसे होगी, और इसके जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर आएगा mg साइन और इधर आएगा mg cos थीटा। अरे जी कितने को एंगल है 90, तो जी कितना 90 माइनस थीटा, तो जी कितना 90 माइनस थीटा, तो जी कितना तुम्हारा थीटा, है ना।
और 1 मिनट या थोड़ा अगर अच्छे बनाओ तो बड़ा हुआ देखो इसको समझ लो। ये बना लो, ये है इंक्लाइंड प्लेन थीटा बेटा, और यहाँ पर ये क्या है, ये है बेटा तुम्हारा नॉर्मल एक्स। अब यहाँ से मैं तुम्हें एक चीज बेटा बता दूं, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे तो ये क्या आ जाएगा, इसका वेट mg। एक मैंने एक्स एक अक्ष मान लिया इस प्लेन के पैरेलल अलाउ, और दूसरा बेटा यहाँ से आएगा ऐसे करके इसके परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। इधर आएगी r, ठीक है ना। ये कितने का 90 और ये कितने का थीटा, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बचेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि शीर्षा विमुख वर्टिकली अपोजिट, और ये कितने का 90, तो ये क्या बचेगा थीटा बेटा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। और जिधर कंपोनेंट जिस एक्सिस के साथ बन रहा वहां पर आता है cos, तो cos 90 माइनस थीटा, और इधर आएगा mg sin 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg sin और इधर कंपोनेंट mg cos थीटा। इस वाले केस में r की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, तो इसलिए r इज इक्वल टू हमेशा mg नहीं होता, r इज इक्वल टू mg cos थीटा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों सरफेस या दोनों सतह कैसे कांटेक्ट में है। तो ये तुम्हारे बेटा r की बात, फ्रिक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपको समझना क्या है कि फ्रिक्शन एक्चुअली में हमें अगर किसी भी दो संपर्क सतहों के बीच में घर्षण बल निकालना है तो हमें कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, सबसे पहला तो पॉइंट ये कि ये जो घर्षण वाले फ्रिक्शन ये डायरेक्टली होता है r के। r क्या है, इट इज द नॉर्मल एक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, दो संपर्क सतहों के मध्य अवलंबवत प्रतिक्रिया बल। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है म्यू आर, म्यू क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि म्यू आर और एफ के साथ में आ रहा है, तो जो म्यू है वो आर पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहला पॉइंट तो म्यू है क्या चीज, म्यू है घर्षण गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बारे में पॉइंट नंबर पहला क्या है, ये r पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, चाहे r की वैल्यू कितनी भी हो, r पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये केवल संपर्क सतहों की प्रकृति पर, उनके पदार्थ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना भाई। संपर्क सतहों की प्रकृति और पदार्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा, म्यू। अब यहाँ से क्या होता है तुम्हारा बेटा कि फ्रिक्शन के टाइप दो है बेसिकली, और भी है आगे चल के बताऊँ। एक होता है स्थैतिक घर्षण, एक होता है गतिक घर्षण। स्थैतिक का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और ये डायनामिक फ्रिक्शन। अब जैसा कि नाम है, स्टैटिक का मतलब क्या है कि जब कॉन्टैक्ट सरफेस स्थिर होती है तो यह काम करता है। कैसे समझ, इसका सिंबल एफ और इसका सिंबल एफ के, इसके लिए घर्षण गुणांक म्यू एस, इसके लिए म्यू के, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल बताऊंगा, तो यहाँ से यहाँ पर ये है कोई बॉडी और इसके लिए ये किसी सरफेस पर रखी हुई है, इसका मास मान लिया 10 kg,
जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, म्यू एस 0.6 और म्यू के 0.6 मान लो, 0.8 मान लो और म्यू के मैंने 0.5 मान लो। हमेशा म्यू के म्यू एस से कम हो, हमेशा। अब इधर लगेगा एम जी वाई, ऊपर आर। तो अब यहाँ से एफ एस की वैल्यू आएगी म्यू एस इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी एम जी, तो म्यू एस की 0.8 गुणा 10 गुणा 10, 80 न्यूटन। ये क्या है, ये स्थैतिक घर्षण बल का मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम। अब एफ के क्या है, म्यू के इंटू आर, तो 0.5 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 50 न्यूटन। अब इस एफ एस के बारे में, स्थैतिक घर्षण बल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे अच्छी बात यह है, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको हमेशा ध्यान रखना, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका सेंस क्या है, यह स्वतः अपने मान को बाह्य बल के अनुसार बदलता है। ठीक है भाई, मतलब इट विल एडजस्ट इट्स वैल्यू ओन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये बाह्य बल के अनुसार खुद के मान को बदलता है। ठीक बात, कैसे, अब देखो एग्जाम्पल। अब मान लेते तुमने इस बॉडी पर अप्लाई किया फोर्स इधर से 40 मीटर। भाई बॉडी कहाँ पे है तुम्हारी, यहाँ पे, ये कांटेक्ट में। अब इसका मतलब इसको ये मान लो, इसको क्या मान लो बी। तो ए पर अगर तुमने फोर्स लगाया है तो बी के रेस्पेक्ट में ए जाएगी इधर। और ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बताई है, घर्षण गति का विरोध नहीं करता, सापेक्ष गति का विरोध करता है। और एक्चुअल फैक्ट बात तो यह है कि घर्षण के बिना गति संभव ही नहीं है। अगर अभी घर्षण बंद हो जाए तो मैं मार्कर से बोर्ड पे नहीं लिख सकता, तुम यहाँ से उठकर अपने कमरों में नहीं जा सकते अगर घर्षण खत्म है। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, यह एक जरूरी बुराई है। बुराई क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ऊर्जा हानि होती है। एक पूरे चक्कर में वर्क डन 0 नहीं होता, किया गया कार्य पूरे चक्कर में शून्य नहीं होता, इसलिए एनर्जी वेस्ट होती फ्रिक्शन से। अब ये तो हो गई बुराई, जरूरी क्यों है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो दो बॉडी इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में मोशन नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अगर तुमने इसकी वैल्यू को किया 40, अब फ्रिक्शन अगर ये जा रही है इधर तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी 80। अब इधर 40 इधर 80, टोटल फोर्स 40 इधर 80 इधर बेटा, टोटल फोर्स कितना आएगा 40। शाबाश, क्यों आएगा 40, 40 इधर 80 इधर, तो इसका मतलब है 40 इधर ही तो आएगा भाई। अरे 40 के बलते तुम कोई चीजें पल्ली साइड खींचो यार, इतकू तो कुल, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। 40 और 80 1 से 20 नहीं होते, ये वेक्टर है। 40 और 80 60 वैसे होते हैं, 40 और 80 40 वैसे होते हैं, कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, बिकॉज फोर्स से वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड करता है कि उनके बीच का एंगल कितना है। अब इसमें एंगल की वैल्यू है 180, तो 180 का मतलब है एक दूसरे में से घटाना पड़ेगा, तो ये 80 ये 40 ओवरऑल 40 इस साइड में। अब तुम सोचो एक चीज कि हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं इधर 40 का, बॉडी अगर 40 का फोर्स इस साइड में तो बॉडी इस साइड में आई। ऐसा कभी होता है कि बॉडी को आगे की ओर दबाए और पीछे की ओर आए,
ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है अपने आप 40 का हो जाता है, इसलिए मैंने कहा था सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये जो मैंने अभी बनवाया ना ग्राफ, तो अब इसमें तुम्हारी कहानी क्या बनेगी भाई, ये 40 तो ये 40 टोटल फोर्स, बॉडी हिलेगी नहीं। ये तुमने कर दिया 60 तो ये ऑटोमेटिकली 60, अब भी बॉडी हिलेगी नहीं। नंबर ये 70 तो ये खुद 70 और ये 80 कर दिया तो ये 80। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 80 है, 80 पे आ गई आपकी पेस नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही ना। ये तुमने 80 किया तो ये अपने आप जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक घर्षण बल है, ये इसका मान 80 न्यूटन हो जाएगा, लेकिन ये इसको हिलने नहीं देगा। कब तक? जब तक इसकी वैल्यू 80 है, ठीक है। और जैसे तुमने 80 से इसको थोड़ा ऊपर किया, 81 या 80 पॉइंट कुछ भी किया ऊपर, तो स्टैटिक की कहानी अब चालू हो जाएगा काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू है 50। और काइनेटिक जो गतिक घर्षण बल है वो बाह्य बल पर डिपेंड नहीं करता, भले इसकी वैल्यू तुम कर दो 100, इसकी 50 है तो 50 ही रहेगी। फिर समझ में आ रहे ना आ रहे यार? स्टैटिक तो एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल के हिसाब से खुद को बदलता है, जब तक बदलेगा जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आ जाए। और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, स्टैटिक का अधिकतम मान सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण को हम बोलते क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक घर्षण बाह्य बल पर निर्भर नहीं करता। अगर ये 50 है, तुम इसको चाहे तुम कर दो 500, 400, 300, 1000, 2000, ये 50 ही रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, इसी के बेसिस पे अगर हम यहाँ से करते हैं, इधर अगर घर्षण बल और इधर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम बनाते हैं ग्राफ तो स्टैटिक जो है वो बाह्य बल के अकॉर्डिंग ही बदलता है। और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर जा करके, अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया था 80 और 50, अब ये जैसे 80 से ऊपर होगा ये फोर्स, तो एकदम से डाउन होता है, क्योंकि स्टैटिक का मान गतिक, मतलब जो गतिक काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा सीमांत घर्षण से कम होता है। तो ये कम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद फिर ये कांस्टेंट, ये है तुम्हारा ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स का मतलब बाह्य बल एंड फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल है ना ये। अब इसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो ये तुम्हारा था काइनेटिक। अब इसमें दूसरी चीज, अब अगला पॉइंट आता है तुम्हारा कौन सा? घर्षण कोण, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है तुम्हारा? देखो, ये रखी हुई है यहाँ पर कोई बॉडी और ये संपर्क सतह, इधर क्या mg, ऊपर की ओर भाई r, और इधर आएगा फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल। अगर इस पर एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो इन दोनों का परिणाम ही आ जाएगा इधर यहाँ
रिजल्टेंट परिणामी, इसका इससे एंगल जो बन रहा है थीटा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या एफ है और यहाँ पे क्या आर है? अरे एफ ही तो है, हाँ। ये आर। एफ इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन आर, काट दिया। तो घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो tan इनवर्स म्यू होता है। ये आपका घर्षण, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन सा? विराम कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अगर यहाँ पर ये थीटा एंगल पर कोई भी बॉडी अगर यहाँ पर स्थित है बेटा, है ना, ठीक है। तो इधर क्या है इसका mg और इधर क्या आएगा भाई, अभी मैंने बताया था ना mg cos, इधर mg sin, और यहाँ पर इस साइड में ऊपर की ओर काम करेगा घर्षण बल F, और इधर काम करेगा R। तो ये बॉडी स्थिर अवस्था में कब होगी? जब ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो जाए, फोर्स। F इज इक्वल टू कितना आएगा? mg sin थीटा। F इज इक्वल टू होता क्या है? म्यू आर इज इक्वल टू mg sin। R की वैल्यू कितनी है? mg cos ही तो है, mg sin थीटा। mg से mg, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा sin अपॉन cos, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू भी इतनी आती है, tan इनवर्स म्यू बराबर एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण, ठीक है।